हेलो बच्चों, जय हिंद। सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी कुछ देर पहले ही मैं आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए फ़ाइनल टिप्स दे रहा था, लास्ट मिनट टिप्स दे रहा था। और संयोग बस मैं नीचे उतरा ही तो एक हमारे पुराने छात्र अखिलेश सिंह हमें दिख गए, आशीर्वाद लेने आए थे, छुट्टियों पे आए हुए हैं। इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और ट्रेनिंग और फर्स्ट पोस्टिंग के बीच में कुछ गैप मिला है, तो इस दौरान अपने गांव घूमने आए। इसी सिलसिले में मेरे पास भी आया आशीर्वाद लेने। सर, पहली पोस्टिंग के पहले आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने बोला भाई बच्चों का एग्ज़ाम भी है परसों से, कुछ मोटिवेशन आप बच्चों को दो, जिससे कि बच्चे कैसे आप तैयारी किए थे, ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, कितना मज़ा आता है, ठीक, वो सारी चीज़ें आपको बताएं, आपके साथ शेयर करें। तो फिर आपसे जो भी क्वेश्चंस आपको पूछना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी आकर के आप पूछ भी सकते हैं, मैं इनसे आपके भी यहाँ पे पूछ लूँगा। तो सबसे पहले अखिलेश ये बताओ, एग्ज़ाम जब दिए थे उस समय कैसा हुआ था? एग्ज़ाम सिलेक्शन के बाद तुमने कैसा महसूस किया? ठीक सर, जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो एग्ज़ाम के पहले क्या हुआ कि यहाँ से मैं गया तो एग्ज़ाम देने के पहले ये होता कि काफ़ी लड़के क्या करते हैं, रात के समय सोचते हैं, उसी दिन सोचते हैं कि आज ही पढ़ लेंगे तो कल एग्ज़ाम में हो जाएगा। लेकिन मुझे ये लगा कि शायद मैं जो पहले से पढ़ा हूँ वो ज़्यादा सही है, और आज मैं पढ़ूँगा तो शायद मैं जो याद किया हुआ है या चीज़ें हैं, मैं अपने माइंड को जो रेस्ट है वो नहीं दे पाऊँगा। तो मैं क्या किया था, मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ाई नहीं किया था। तो मैं सोचा कि एक दिन पहले जो पूरा रेस्ट करूँगा ताकि मैं एग्ज़ाम में जाते समय एकदम स्ट्रेस फ्री रहूँ और आराम से एग्ज़ाम दूँ। और एग्ज़ाम देते समय यही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है कि एग्ज़ाम को कभी स्ट्रेस से ना लें, क्योंकि स्ट्रेस से लेने से क्या होता है कि हम जो आती हुई चीज़ें भी होती है वहाँ भी स्ट्रेस में काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं, जो चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ स्ट्रेस में होता क्या कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, आप एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे, लेकिन नहीं होगा तो आप नीचे नहीं जाएंगे, आप जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। तो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रिलैक्स हो के एकदम फ्रेश माइंड से जाइए, ताकि आप अगर जितने क्वेश्चन कर सकते हैं उससे आप 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा ही कर पाएंगे अगर आप विदाउट स्ट्रेस के आप अगर वहाँ पे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और उस समय क्या था, जब मैं सिलेक्शन सेंटर गया था तो वो ऑफलाइन का लास्ट बैच था। अब तो काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो ऑनलाइन में काफ़ी चीज़ें बदल गई। जैसे अब यहाँ पे एग्ज़ाम जो होता है ना, यहाँ पे सेंटर हर जगह बन चुके हैं। यहाँ से जो लड़के पास होते हैं वो उसके बाद सिलेक्शन सेंटर पे जाते हैं। पहले ऑफलाइन था, वहीं पे सारी चीज़ें हो जाती थी। तो अब ऑनलाइन यहाँ दीजिए, ऑनलाइन में जो लड़के हो जाते हैं उसके बाद वहाँ पे ऑफलाइन भी बुलाते हैं सिलेक्शन सेंटर पे। उसके बाद वहाँ पे फिजिकल होता है। फिजिकल में जैसे 1600 मीटर रनिंग है तो 6.5 मिनट कर दिया है, पहले 7 मिनट था, अब 50% कर दिया है, 50% पे एडमिट कार्ड देता है। और उसके बाद सीटअप है, पुशअप है, ये थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज है जो नॉर्मली सारे लोग कर सकते हैं। और वहाँ पे जाने के लिए अगर किसी लड़के को डाउट है कि उसकी हाइट कम है या उसे लगता है कि सीना कम है या वेट कम है, तो इससे आर्मी से काफ़ी चीज़ें अलग हैं और बहुत डाइवर्सिटी है कि उसमें जाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ना कहीं आपको भर्ती देखनी चाहिए, ना कुछ नियम जो है इसके एक रेगुलेटेड तरीके के हैं कि आप कब एग्ज़ाम होना है, उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, कब अगला प्रोसेस होगा, कब फाइनल मेरिट आएगी, कब आपकी ट्रेनिंग में आप जाएंगे, सारी चीज़ें रेगुलेटेड। उसमें ये नहीं है कि आखिर कब एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट कब आएगा, इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जहाँ डिफेंस के क्षेत्र में, डिफेंस के सारे क्षेत्र सभी अच्छे हैं, लेकिन सभी में एयरफोर्स जो है ना सबसे बाहर भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और वहाँ जाने के बाद भी वहाँ भी सबसे अच्छी जगह है एयरफोर्स। तो जैसा कि मैं भी 10 मिनट पहले ही लाइव आके आपको बता रहा था कि लास्ट आवर में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये सिलेक्टेड बच्चा अब तो ट्रेनिंग भी कर चुका है, तो ये भी आपको यही बता रहे हैं कि एग्ज़ाम के पहले एक दिन ये बहुत आराम किए थे और रिलैक्स मूड में जाके इन्होंने पेपर दिया था। ठीक, तो जितना हुआ है आप उस पर ही फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा अभी टेंशन लेकर के नुकसान ही होना है, फ़ायदा आपको कहीं से नहीं होना है। तो कैसे, ये शायद ऑफलाइन बैच का ये लास्ट बैच इनका था, उसके बाद से ही चीज़ें ऑनलाइन स्टार्ट हुई। तब हम लोग जानते हैं इनसे कि वहाँ ट्रेनिंग के दौरान इनको कैसा महसूस हुआ, वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, वो एक्सपीरियंस मैं इनसे जानना चाहता हूँ। ट्रेनिंग के बाद क्या, जैसे हम लोग सिलेक्शन सेंटर पे जाते हैं, जब ट्रेनिंग के दौरान कैसा लगा? ज्वाइनिंग के बाद, ट्रेनिंग के दौरान तो यही होता है कि वहाँ पर मतलब बिजी शेड्यूल होता है, वहाँ पर दिन भर जो है ढेर सारी एक्टिविटी होती रहती हैं, और जो दोस्त होते हैं उन्हीं के साथ जब कभी समय मिलता है तो हंसी मजाक करते हैं और इंटरटेनमेंट भी करते हैं। बाकी तो वो लोग वहाँ सिखाने वाले भी अच्छे होते हैं, बढ़िया सिखाते हैं। और दिन भर ये है कि बिजी शेड्यूल बहुत होता है, वहाँ पे इतना समय नहीं मिल पाएगा कि आप खुद को रिलैक्स दे पाएँ। आप रात में सोइए और दिन भर सुबह 4 बजे से उठाते हैं, फिर 4:30-5 बजे ट्रेनिंग चालू होती है,
उसके बाद रात 10 बजे तक पूरी फिजिकल एक्सरसाइज, पढ़ाई लिखाई भी वहाँ पे होती है और काफ़ी चीज़ें बताते हैं। 6 महीने का ट्रेनिंग है। आर्मी का क्या है कि 10 महीने का है, लेकिन एयरफोर्स में क्या बेसिक 6 महीने का, उसके बाद ट्रेनिंग है कि आप एक्स में हैं तो 1 साल की होगी। उसके बाद अगर आप वाई ग्रुप एक्स में हैं तो एक्स का 22 महीने है और वाई का 1 साल है, इतना। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। तो सिलेक्शन के बाद भी लाइफ आसान नहीं होती और आपकी टफ हो जाती है। तो पहले भी आपको बताया जाता रहा है कि आप 10 घंटा 6 घंटा यहाँ पढ़ नहीं सकते, तो वहाँ फिर 16 घंटे, जैसा कि अखिलेश ने बताया कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक इतना बिजी शेड्यूल रहता है। एक्सरसाइज भी आपको, फिजिकल ट्रेनिंग तो कंप्लीट करनी ही करनी है, साथ ही साथ आपको पढ़ाई भी करनी होती है। ठीक, एक्स ग्रुप में है तो 22 महीने और अगर वाई ग्रुप में है तो 1 साल और प्लस 18 महीने। 18 महीने इधर 22 महीने और 6 महीने का ये मेन आपका, ठीक, एक साथ दोनों का होता है। एक्स वाई का दोनों 6 महीने साथ होता है। वाई ग्रुप का हाँ, जो बेसिक होता है, हाँ, वो 6 महीने सबका साथ होता है। है। हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद जो ट्रेड होता है, हाँ, ट्रेड के लिए एक्स ग्रुप वाले 16 महीने करते हैं, हाँ, और वाई ग्रुप वाले 12 महीने करते हैं। 12 महीने करते हैं। हाँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद जब वाई ग्रुप वाले क्या होते हैं कि ज्वाइनिंग ट्रेड, उनका ट्रेड जैसे कंप्लीट होता है डायरेक्ट उनको पोस्टिंग मिल जाती है। जबकि जो एक्स ग्रुप वाले होते हैं, इनके लिए क्या होता है कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी 6 महीने का टेट्रा होता है। उसके बाद मतलब काफ़ी एक्स ग्रुप में क्या होता है, हमसे भी पूछते थे कि लड़के कि आखिर इतना समय हो गया, अभी क्या कर रहे हो? बोलते थे ट्रेनिंग कर रहे हैं। बोला यार कौन सी ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हो, अभी भी ट्रेनिंग चल रही है। तो टेक्निकल में क्या काफ़ी समय लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती है। तो टेक्निकल चीज़ें इतनी जल्दी, छोटा कोर्स नहीं होता कि जल्दी से हो जाए, तो इतना समय लगा। अब जाके 2.5 साल बाद मैं यहाँ पे कंप्लीट करके आया हूँ। तो एक्स ग्रुप में लगभग सिलेक्शन के बाद, ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी आपको पहली पोस्टिंग के लिए 2.5 साल आपको इंतजार करना होता है। तो मंजिलें और भी हैं। सिलेक्शन ही के बाद आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होगी। जैसे ये बोल रहे हैं कि गांव में भी जाते हैं, पूछते हैं यार इतना दिन सिलेक्शन हुए हो गया, अभी तक तुम्हारी पहली पोस्टिंग ही नहीं आई है। ठीक, तो जिन्हें नहीं पता है वो तो कहते ही कहते हैं। ठीक, तो 2.5 साल आपको सिलेक्शन ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद, ज्वाइन करने के बाद आपको 2.5 साल तक वेट करना होता है, क्योंकि एक्स ग्रुप का थोड़ा सा लंबा शेड्यूल हो भी जाता है। तो 2.5 साल आपको लगभग लगता है। और फिर मुद्दे के बाद जो बहुत बच्चे मुझसे भी पूछते रहते हैं, वो सब तो ठीक है सर, एयरफोर्स में देशभक्ति की भावना है तो सब कुछ सही है, लेकिन पेट तो भरा रहे पहले। तो सैलरी ट्रेनिंग के दौरान कितनी मिलती है, ये बहुत बच्चे का पूछना चाहते हैं। तो आइए डायरेक्ट इन्हीं से जानते हैं कि इन 2.5 सालों में क्या इन्हें पेमेंट मिला और इसको कैसे खर्च किया इन्होंने। सैलरी के विषय में अगर मैं बात करूं तो जब लड़के ट्रेनिंग में जाते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान सैलरी तो आपकी पूरी चालू हो जाती है, लगभग 35-36 हज़ार के आसपास से चालू कर देते हैं, क्योंकि उस समय कुछ अलाउंस नहीं ऐड होते हैं, कुछ कम कर दिए जाते हैं। तो शायद 37-38 के आसपास होता है। और बाकी आपके अकाउंट में 10,000-12,000 रुपये का महीना देते हैं वो लोग रेगुलर खर्च के लिए, कि आप जो खर्च करना चाहते हैं, आपके जो पर्सनल हाँ उसके लिए देते हैं। तो उसके बाद 10,000 देते हैं। फिर आपका वहाँ पे जैसे मेस वाले होते हैं या कुछ खर्चे होते हैं तो 1-2 हज़ार धीरे कटने लगते हैं। तो 10,000 रुपये आपको मिनिमम मिलता है, आप उससे काम चलाइए। और जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको कितना पैसा दे दिया गया था पहले से, जैसे हर महीने 10,000-12,000 रुपये दिया गया, उसको काट करके जितना बचता है, आप जिस दिन से इनरोल्ड होते हैं उस दिन से कैलकुलेट करके पूरा पैसा आप बाकी आपके अकाउंट में दे दिया जाता है। उसमें ये नहीं कि ट्रेनिंग के बाद पूरी सैलरी मिलेगी, उसके पहले कितनी सैलरी मिलती कितनी नहीं। मतलब आप जिस दिन इनरोल्ड हो जाते हैं उसी दिन से आपकी पूरी सैलरी चालू हो जाती है, लेकिन आपके अकाउंट में केवल आपके खर्चे के लिए आएगी इतनी सैलरी। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सैलरी के बाद जो बहुत बच्चे पूछते रहते हैं, तो ये होता है कि सैलरी तो आपकी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपको खर्चे के लिए केवल 10-12 हज़ार रुपये आपको दिए जाते हैं। बाकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, रेस्ट अमाउंट जो है आपको फिर एक साथ दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इन्हें कितना मिला है या अभी तक नहीं मिला है। नहीं, मुझे तो मिल चुका है। मुझे उस समय 6 लाख रुपए मिला है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, अभी जुलाई बैच में मिला है। जो मुझसे पहले लड़के किसी का पहले आ जाता, किसी के 1 महीने बाद आता है, तो मुझे 6 लाख रुपए मिला है। उसके बाद क्या है, कुछ 6 लाख का जो टैक्स होता है, तो टैक्स कैलकुलेट करके मेरा 93,000 रुपये उन्होंने टैक्स निकाला, तो अभी मेरा टैक्स कट रहा है। तो इस वजह से अभी मेरी सैलरी 28,000 रुपये दे रहे हैं इस समय। और जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूँगा तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, टैक्स
कटना बंद हो जाएगा तो सैलरी वही 42,000 के आसपास देने लगते हैं। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि वहाँ बीमा भी होता है, तो इस समय क्या है 50 लाख का बीमा है, तो उसके लिए बीमा के लिए हर महीने आपसे आपके अकाउंट से या आपकी सैलरी से 32 रुपये काट लिए जाते हैं प्रीमियम के रूप में। प्लस आपका जो पीएफ है, पीएफ भी करता है 2,000-2,500 रुपये, इस समय तो 2,070 रुपये करता है पीएफ, और प्लस 32 रुपये उसका इंश्योरेंस का कट जाता है, 50 लाख का बीमा होता है। उसके बाद जितने अमाउंट बचता है वो आपके अकाउंट में दे दिया जाता है। या अन्य एक्सपेंसेस जैसे मूवी आप देखने जाते हो उसका पैसा ढेर सारा सब काट करके 41-42 हज़ार रुपये आप बना के दे देते हैं। पहली सैलरी आपको मिली है कि नहीं? हाँ सर, मैं पहली सैलरी अगस्त में 28,000 रुपये आई है। अच्छा। हाँ, तो जैसा इन्होंने बताया कि 2.5 साल मतलब खर्चे के लिए जो इन्हें पर्सनल मिल रहा तो मिल ही रहा था, कंप्लीट करने के बाद 6 लाख रुपया ये पाए। तो अभी ये पार्टी भी मुझे देने वाले हैं, ठीक है, और आप लोग आ नहीं सकते, नहीं तो आपको ही पार्टी में सम्मिलित करता मैं, ठीक है। तो 6 लाख रुपये ये पाए और फर्स्ट सैलरी भी इनकी आ गई है। बाकी सारे एक्सपेंसेस कट करने के बाद तो सैलरी इनकी स्टार्ट हो गई है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में है वो चीज़ें दूर हुई होंगी। एक बच्चा पूछ रहा है कि एयरमैन से फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हैं क्या? एयरमैन से फ्लाइंग अफसर बनने के लिए यही होता है कि वहाँ जैसे बाहर के लड़के सीडीएस है या एफकैट है, एफकैट की एग्जाम जैसे बाहर लड़के देते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, तो आप वहाँ भी अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अंदर से भी फॉर्म डाल सकते हैं, तो आपको मौका मिलेगा। आप जाइए बाहर से वही इंटरव्यू दीजिए, जो एसएसबी होता है उससे क्लियर करके आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, आप फ्लाइंग के लिए मतलब फिट है कि नहीं। अगर फिट है तो आप जा सकते हैं। तो हाँ, तो जैसा बताया कि वहाँ आपको मौके मिलते हैं। एसएसबी तो देखो बेटा, ऑफिसर बनना है तो एसएसबी देना ही होगा आपको। बिना एसएसबी दिए तो आप ऑफिसर नहीं बन सकते हो, चाहे आप आउटसाइडर हो चाहे आप इनसाइडर हो। तो मैं एक मिनट, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ क्या वहाँ पढ़ने के मौके मिलते हैं? क्योंकि बच्चा तो ज़्यादातर इंटर पास ही जाता है, और ग्रेजुएट वो करना चाहे तो कहाँ से करें? डिस्टेंस लर्निंग से करना होता है या पढ़ाई के लिए इन्हें छुट्टी मिलती है? तो ये मैं जानना चाहता हूँ इन्हें से, ये खुद इनके शब्दों में सुनिए। इसके पहले मैं भी लगा कि वहाँ जाकर ट्रेनिंग कंप्लीट करूँगा, कंप्लीट करने के बाद छुट्टी लेके चला आऊँगा, यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि वहाँ से आपको पढ़ाई के लिए अलग से छुट्टी नहीं देते हैं। मान लीजिए आपकी 8 घंटे की या 12 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है आप उसमें जो समय निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए, उसी में आप पढ़ाई कीजिए और डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। या कोई मान लीजिए अच्छी सिटी में आपकी पोस्टिंग हो गई है, जैसे दिल्ली है, कोलकाता, बेंगलुरु, अगर वहाँ आसपास कॉलेज हैं, अगर वो जैसे आप दिन में ड्यूटी करते हैं, शाम का अगर शेड्यूल आपका फिक्स है तो शाम को अगर टाइम निकल सकते तो आप कोचिंग या क्लासें कर सकते हैं। नहीं तो अगर रोटेशन वाइज ड्यूटी है कि कभी सुबह कभी शाम कभी रात में ड्यूटी है तो आप फिक्स नहीं कर सकते टाइम। तो उसके लिए यही है कि आपको जब समय निकले आप तभी पढ़ाई कर सकते हैं और डिस्टेंस लर्निंग कीजिए। और उसके बाद ये है कि जब आपका साल में एग्ज़ाम का डेट आ जाए तो आप वहाँ से वहाँ बताना पड़ता है, तभी वो आपको छुट्टी देंगे कि हाँ एग्ज़ाम आप दीजिए, तो आप आके एग्ज़ाम दे सकते हैं, उससे ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो जैसा एक सुना कि बेटा ड्यूटी में तो कोई कोताही नहीं है, वो आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है कि 8 से 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद आप ऑफिसर बनने के लिए कितना लालायित हो, उसके बाद अपनी खुद पढ़ाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हाँ, एग्जाम देने के लिए अगर आपने वहां इंफॉर्मेशन दिया तो एग्जाम देने के लिए आपको छुट्टी मिल जाती है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे जो इंटर पास करके फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही एयरमैन निकाल लिया था, उन्होंने फिर डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ग्रेजुएशन कर करके, डिस्टेंस प्रोग्राम के थ्रू ग्रेजुएशन कर करके बहुत सारे बच्चे फ्लाइंग ब्रांच में आगे गए भी हैं, ऑफिसर्स बने भी हैं, और ये भी लगे हुए हैं कि हो जाए। लेकिन वही बात है, मेहनत आपको करनी होगी। बताया इन्होंने कि 8 से 10 घंटे ड्यूटी करनी होती है, उसके बाद अगर आपको समय मिलता है, अगर अच्छी सिटी में आपकी पोस्टिंग हो गई, ठीक, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज में भी आप जा सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना होगा। और ये सारे काम आप ड्यूटी करने के बाद ही कर सकते हो। अभिषेक, वरना ड्यूटी कितने घंटे की होती है? तीनों ने ड्यूटी कितने घंटे की होती है? ड्यूटी क्या, ड्यूटी तो नॉर्मली जब से डिफेंस में जाते हैं तो 24/7 होती है। मतलब हम किसी कभी भी बुला सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते नहीं जाना है। लेकिन नॉर्मली यही होता है कि वहाँ पे मैन पावर कितनी है, मैन पावर ज़्यादा है तो आपको 8 घंटे की ड्यूटी है। अगर मैन पावर का मैं इस समय देखते हैं कि डिफेंस में मैन पावर जो है थोड़ा, वहाँ क्या है, थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, तो लोग जैसे उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है वो छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। तो वहाँ पे कभी कभी होता है कि 12 घंटे भी हो सकता है। मान लीजिए मैन पावर कम है तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो 8 घंटे की ड्यूटी है। हाँ, जैसा कि उन्होंने बताया कि इन जनरल 8 घंटे ही आपसे ड्यूटी ली जाती है, लेकिन अगर मैन पावर कम है
ठीक, ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, तो 12 घंटे भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। ठीक, नियम के हिसाब से आपकी ड्यूटी 8 ही घंटे की होती है, तो 8 घंटे के बाद 4-5 घंटे आप आराम से ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। वाई ग्रुप की ड्यूटी कितनी होती है? वाई ग्रुप की ड्यूटी यही है कि वाई ग्रुप भी सेम है, वो थोड़ा एक्स ग्रुप से क्या होता है कि इजी होता है, एग्ज़ाम भी इजी होता है और वहाँ का वर्किंग कल्चर या सारी चीज़ें थोड़ा आसान होती है, स्ट्रेसफुल कम होता है। और एक्स में थोड़ा टेक्निकल होता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। बाकी ड्यूटी सबकी सेम है, बस टेक्निकल वालों टेक्निकल है और नॉन टेक काम है। बेटा ड्यूटी तो दोनों की, जैसा कि अखिलेश जी बता रहे हैं, ड्यूटी तो दोनों में सेम ही होती है। हाँ, एक्स ग्रुप का वर्क जो होता है स्ट्रेसफुल ज़्यादा होता है, वाई ग्रुप वालों को उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। एयरमैन जो एक्स ग्रुप्स के थ्रू गए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो नो डाउट पोस्ट ऊपर है तो स्ट्रेस भी उतना ही ज़्यादा होगा। बीएम से ज़्यादा स्ट्रेस डीएम को होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक, तो हाँ, प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन कैसे होता है, ये बात ये जानना चाहते हैं। प्रमोशन के लिए क्या है, जैसे आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो आर्मी में क्या होता है कि आपको सिपाही के पोस्ट पे भेज देते हैं, तो आर्मी में आप सिपाही में चले जाते हैं, और जैसे नेवी में है सीमैन बना देते हैं। लेकिन एयरफोर्स में क्या है, आप जैसी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है आपको फर्स्ट रैंक एसी मिलती है। एसी के बाद क्या होता है कि आपको 6 महीने में आपको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाता है, उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता, आपको एलएसी बना दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, 2-2.5 साल मतलब सर्विस का कंप्लीट 5 साल जैसे हो गया, तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। आप वहाँ पे जो करते हैं, जो पढ़ते हैं, आपका जो ट्रेड है उसी पे आधारित एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए आप, उसके बाद जैसे लांस नायक के वो नायक के इक्विवेलेंट वहाँ कॉपल होते हैं, कारपोरल, तो उनकी आप पोस्टिंग पा सकते हैं। उसके बाद प्रमोशन के बाद सार्जेंट बनते हैं, जो हवलदार के इक्विवेलेंट होते हैं। फिर सार्जेंट के बाद आप एग्ज़ाम के बाद JW बन सकते हैं, जो नायब सूबेदार के इक्विवेलेंट होते हैं। फिर उसके बाद असेसमेंट के बेस पे, फिर एग्ज़ाम नहीं होता, असेसमेंट के बेस पे जैसे सूबेदार मेजर, यहाँ तक कि मतलब आर्मी में सूबेदार मेजर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे WO MW ऐसे बोलते हैं। वहाँ पे असेसमेंट के हिसाब से एग्ज़ाम होते हैं, प्रमोशन होते हैं, यहाँ तक अपॉर्चुनिटी होती है। तो सुन लिया होगा प्रमोशन कैसे कैसे होता है, ये भी बात आपने सुन ली होगी। ठीक, और कुछ बच्चों से कहना चाहेंगे, सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे तो ये भी आप बच्चों को बता दीजिए। बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ 3 साल पहले सर से पढ़ा था और सर ने मुझको पढ़ाया था बहुत अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये है कि हमें अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति कोई भी कुछ भी करे, लेकिन जब अपने अंदर का आत्मविश्वास नहीं जगेगा तो दूसरा कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए यही कि आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो होनी चाहिए, और स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए किसी चीज़ के लिए। यही कहना चाहूँगा मैं। और बच्चों क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सजेस्ट क्या करना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से बाकी वैकेंसियाँ जो होती हैं उसमें आते हैं, कभी कोर्ट में फंस जाती हैं, कभी कहाँ है, कोई शेड्यूल नहीं है। तो और आते हैं लड़के तैयारी करने के लिए, काफ़ी समय लगता है, और वैकेंसियाँ भी कोई पता नहीं होती है। यहाँ भी वैकेंसियाँ ये लोग नहीं बताते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद तब जाके पता चलता है। तो इसका जो एक देखा जाए रेगुलेटेड प्लान है कि कहीं फंसने की वैकेंसी, नकल या ये रुकने का या कोर्ट में जाने कोई वो नहीं है, क्योंकि इनका खुद का अपना सिलेक्शन सेंटर है, खुद का प्रोसेस है, सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है बड़ा इजी है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा चीज़ है, यही चीज़ें हैं। तो जैसा ये तो मैं अक्सर शायद इकलौता कोचिंग वाला कोचिंग का टीचर होऊंगा, अभी मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जब तक आप खुद नहीं चाहोगे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। चाहे आप कहीं भी दिल्ली, मुंबई, ढाका, जहां जब मर्जी वहां चले जाओ, ठीक, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अक्सर बच्चे कहते हैं आप सर कोचिंग वाले हो करके कोचिंग के बारे में ऐसी बात करते हैं, तो भाई जो हकीकत है, हकीकत बदल तो नहीं जाएगा, मैं कितना भी कह दूं। हकीकत यही है कि कोचिंग कहीं भी ले लें, केवल मेरे करने से कुछ नहीं होना, किसी कोचिंग के करने से कुछ नहीं होना, जब तक आप खुद नहीं करोगे। मैं उसमें सहयोग कर सकता हूं, प्रॉब्लम्स नहीं लग रहे हैं, चीज़ों के बारे में बता सकता हूं, लेकिन आपको एग्ज़ाम तो आप ही को देना होगा, और एग्ज़ाम अगर आपको देना, पढ़ना भी आप ही को होगा। उसमें मैं सहयोग जरूर कर सकता हूं, कोई भी कोचिंग सहयोग जरूर कर सकता है। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि मेरे कोचिंग में आ जाओगे तो मैं 100% सिलेक्शन दिला दूंगा। हाँ, सबसे कहता हूं आओगे, पढ़ोगे, जितना कहता हूं उतना करोगे तो सिलेक्शन भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है। जिस दिन आपने चाह लिया हमें सिलेक्शन लेना है, ब्रह्मा जी भी आकर के आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं कितना कहूं, आपके पेरेंट्स कितना कहें, हनुमान जी को कितना मन लड्डू चढ़ा दो, आपका सिलेक्शन नहीं होना है। यह बात आप हमेशा ध्यान रखिए।
क्या एयरमैन बेस्ट जॉब है नॉर्मल लाइफ के लिए? एक नॉर्मल लाइफ बाहर जैसे लाइफ होती है, उस लाइफ से देखा जाए तो थोड़ा स्ट्रेसफुल रहती है। डिफेंस का हर सेक्टर से देखा जाए तो थोड़ा खुद ही सोच लेना चाहिए कि डिफेंस लाइन में जा रहे हैं तो वहाँ कैसी लाइफ होगी। बाकी नॉर्मल लाइफ क्या है, अगर हमको सैलरी मिल रही है, जिस बात का पेमेंट मिल रहा है उस हिसाब से सैलरी अच्छी है और जॉब सही है, बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये तो भाई अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है, बोले बिल्कुल। अब फौज में गए हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा, अदरवाइज बाकी बाहर के लाइफ से तो इसकी लाइफ अच्छी ही है। अभी तक का इनका अनुभव यही हुआ है। अब आगे तो ये भी तो भाई ऐसा नहीं रिटायर होके आए हैं, अभी पहली पोस्टिंग ही इनकी होनी है, ठीक, बस ट्रेनिंग इनका कंप्लीट हुआ है। तो ये किसी रिटायर आदमी से अगर आप बात करें तो ज़्यादा बेहतर, वो भी हमारे पास हैं, यहाँ के मैनेजर रिटायर्ड ही हैं, ठीक, तो उनसे मैं किसी दिन मिलवाऊंगा तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि सिविल वाली लाइफ उन्होंने अच्छी गुजार रहे हैं अभी, या जो फौज की लाइफ थी वो उनके लिए ज़्यादा अच्छी थी। तो वो तो उसके लिए तो आप यहाँ अगर आओगे तो यहाँ मैनेजर साहब के तौर पे वही मिलेंगे, रिटायर्ड आर्मी पर्सन ही, ठीक, तो वो ज़्यादा बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। अभी तक ये अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हैं। अब बीवी बच्चे हो जाएंगे तब क्या होगा इसके बारे में तभी खुद ही नहीं जानते हैं ये। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान सर क्या होता है, हाँ, कि वहाँ क्या होता है, जैसे जब ट्रेनिंग होती है तो थोड़ा टफ होती है, तो टफ होने के समय हमारे दिमाग में ढेर सारी चीज़ें आती हैं कि वहाँ जाने के बाद काफ़ी लड़के होते हैं छोड़ भी देते हैं, मतलब 2-3% लड़के देखते, मान लीजिए वो कभी ऐसे माहौल में नहीं रहे तो उनको लगता है कि बहुत टफ है, या मेंटली वो सोचते रहते हैं कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए, तो छोड़ के भी चले जाते हैं। तो वहाँ पे जाने पे ये लगता है कि जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये होता है कि 2-2.5 साल का समय है, थोड़ा टफ है ठीक है, लेकिन हो जाएगा तो 2-2.5 साल बाद की लाइफ जो थोड़ा ईजी हो जाती है। तो ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी स्ट्रेस रहता, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पर। ये बताया शुरुआत में ट्रेनिंग के दौरान तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ सुबह आजा बेटा फिजिकल के लिए, सर नींद नहीं खुली, वहाँ तो पिछवाड़े पे लात पड़ेगी, नींद तो खुलेगी ही खुलेगी। तो उस समय रोज़ लगता है कि भाग जाऊँ मैं वहाँ से, लेकिन महीने 2 महीने बाद फिर चीज़ें सही हो जाती हैं, फिर मज़ा आने लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक ट्रेनिंग कितने साल का होता है, इन्होंने आंसर पहले ही दे दिया है, ठीक है। ट्रेनिंग कितने साल का होता है, तो ये बोले लगभग एक्स ग्रुप वालों का 2.5 साल का ट्रेनिंग होता है। शुरुआत में इन्होंने इसका वीडियो का शुरुआत से देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एक बच्चे ने पूछा है क्या एयरमैन के बाद आईएएस का प्रिपरेशन करने के लिए एयरफोर्स हेल्प करता है क्या? नहीं, एयरफोर्स कोई हेल्प नहीं करता है। एयरफोर्स यही करता है कि आपको पेमेंट मिल रही है तो आप उसकी पहले जॉब कीजिए, क्योंकि उस बात की आप पेमेंट पा रहे हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम निकल रहा है तो आप टाइम निकाल के पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि वहाँ हर साल असेसमेंट होते हैं। अगर वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ के एग्ज़ाम में आप 70% के अबव अगर मार्क्स लाते हैं तो आपको परमिट किया जाएगा कि आप बाहर जाके सिविल का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्लास ए के लिए, और एग्ज़ाम दे के अगर आप निकलते हैं तो आपको जाने दिया जाता है। लेकिन ये है कि उसके लिए जैसे सर्विस ज्वाइन करते हैं तो लगभग 7 साल आपको सर्विस करनी पड़ेगी, उसके पहले नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने अंकित कुमार का था तो इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हर साल आपका असेसमेंट होता है, उसमें 70% से आपको ज़्यादा मार्क्स लाना होता है, तब आपको परमिशन दिया जाता है, परमिट किया जाता है, ठीक। और अगर आप क्लास 1 के लिए आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ, लेकिन हाँ उसके लिए जो आपकी ड्यूटी है उसमें कटौती नहीं। ड्यूटी आवर जो आपका है 8 घंटे का, या जितनी देर भी वो ड्यूटी लगाएं वो आपको पूरा करना है। और उसके सपने आपके ऊंचे हैं और आगे जाना चाहते हो तो फिर उस 8 घंटे या 12 घंटे के अलावा आप अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब पर्सनली कहो कि हेल्प करते हैं कि नहीं, तो ऐसा नहीं है, वो अपनी ड्यूटी में कोई कटौती नहीं करेंगे आपके लिए, ठीक। हाँ, उसके बाद निकाल लेते हो तो आप बिल्कुल आप आईएएस या कोई भी ज्वाइन क्लास 1 का ऑफिसर्स का जॉब ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 7 ईयर्स आपके एयरफोर्स में होने चाहिए, उसके बाद ही आप ड्रॉप कर सकते हो, उसके पहले आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। और किसी का कोई आंसर? चलिए, और कोई जवाब, और किसी का सवाल नहीं है? ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज बहुत सारी नई बातें आपको जानने के लिए मिली है, और आप इसको फॉलो भी करेंगे, क्योंकि आने वाला एग्जाम भी, आगे के सपने भी आपको दिखाई दिए गए। लेकिन ज़्यादातर को 6 लाख दिखा रहे, इकट्ठा 6 लाख मिल गया क्या, खुश हो गया 2-4 लोग, ठीक, लेकिन वो नहीं, 6 लाख क्या 60 लाख पाओ आप, ठीक। अभी आगे बहुत जाना है आपको, तो उसके लिए आपको लेकिन प्रयास तो करना ही होगा। तो मैं अखिलेश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं इनकी पहली पोस्टिंग के लिए, और छुट्टियों के दौरान ऐसे ही आशीर्वाद लेने के लिए और आपसे मिलने के लिए वो आते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अखिलेश जी और कुछ करना चाहें बता दीजिए। सर और कुछ नहीं, सारे एक्सपीरियंस मैंने बता दिए, पहले ही सारी चीज़ शेयर कर चुका हूँ।
चलिए, तो अब मेरे बच्चों की तरफ से भी और मेरे चैनल की तरफ से भी अखिलेश जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।